कुवैत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, काफी असर पड़ा है और एक टर्मिनल भी यहां पर बंद कर दिया गया। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो उड़ान और व्यापारिक गतिविधियों पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, कुवैत की मैं बात करूं तो बेचारों के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके 3-4 टर्मिनल है। बिल्कुल। और टर्मिनल तो उसने बंद ही हो गया। आप मान लीजिए, मेरे दुनिया अगर भगवान ना करे, हे प्रभु ऐसा कभी मत करना, भारत के अगर 25% हवाई अड्डे बंद हो जाए तो कितनी बड़ी त्रासदी आप मानते हैं? बहुत बड़ी। भाई जी। मेरे पास 3 या 4 टर्मिनल है, एक टर्मिनल मैंने बंद कर दिया, कुछ टाइम के लिए एयर स्पेस बंद कर दी थी, उसके बाद मैंने पार्शियली एयर स्पेस खोली है। तो मतलब मैं जरूरी वाला काम कर रहा हूँ। मैं पैसेंजर हो, कार्गो हो, व्यापार हो, जरूरी वाला काम कर रहा हूँ। और अगर आप इंटरनेशनल की ट्रेड की बात करें, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड 99% समुद्री जहाज से जाता है, कार्गो शिप से जाता है। कल ही हम बात कर रहे थे आपके चैनल पे, पिछले 36 घंटे में 4 से 5 कार्गो शिप ठुक गए। आईआरजीसी ने ड्रोनों से हमला किया। अब यहाँ एयरपोर्ट बंद है जी, टर्मिनल बंद हो गए, डैमेज हो गए। अब यहाँ जहाज जा नहीं रहे, किसी और कंट्री का जहाज जाता वो हिट हो जाता है, उसके हल में इतना बड़ा छेद हो जाते हैं। तो ऐसे में व्यापार के जाने के दो आपके साधन है। या तो भाई समुद्री जहाज जिसमें 99% जाता है वो बंद पड़ा है जी। अब आपका जहाँ इंटरनेशनल प्लेन या हवाई जहाज जिससे 1-2% व्यापार जा सकता है जो अर्जेंट हो, वो भी आपने बंद कर दिया। यानी कि आप अर्थव्यवस्था को पूरा ताला लगाने के चक्कर में, ये अर्थव्यवस्था पे पूरे ताला लगाने वाली परिस्थिति। मैं ये नहीं जानता कि ये गल्फ की और मिडल ईस्ट की कंट्रियां कब तक इतनी मार सहेगी, क्योंकि जो इनकी हालत मैं देख रहा हूँ, दीपाली जी, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा देर तक सह पाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली इनके यहाँ मेन व्यापार है तेल। अगर तेल ही नहीं बिक रहा तो इनका खेल ही खत्म हो जाएगा ना। तेल के अलावा वहां कुछ बिल्कुल। बिकता नहीं है। तो अगर तेल का खेल खत्म हो गया तो ये पूरा जो आपको कहानी दिखाई दे रही है, इस सबका द एंड हो जाएगा। और देखिए, ईरान भी चुन चुन के अटैक करता है, या तो आपकी अमेरिकन मिलिट्री बेस हो, या अमेरिका के साथ आपका कोई जॉइंट वेंचर हो, या नहीं तो आपके एयरपोर्ट हो। यानी कि उनकी चोट भी आपकी अर्थव्यवस्था पे होती है। अगर अमेरिका का ब्लॉकेड ईरान की अर्थव्यवस्था पे, तो ईरान की चोट भी आपकी अर्थव्यवस्था पे होती है। जैसे मैं आपको ईरान का कल एक बात बता दूं। ईरान ने कल बोला कि भाई अगर अमेरिका ने हम पे हमला किया तो हम वापस हमला करेंगे। तो किसी ने पूछा, भैया अमेरिकन तो आपके आसपास है नहीं, किस पे हमला करोगे? उन्होंने कहा कोई भी जहाज मिल जाए हमला कर लेंगे। जो मैं आपको 2 दिन पहले कह रहा था, वो जो चाइनीज मिसाइल आई है 40 किलोमीटर रेंज वाली, तो मतलब ईरान आज कह रहा है अगर मुझ पे अमेरिका ने हमला किया, ठीक है जी, मैं क्या करूंगा? मेरा भाई साहब अमेरिकन शिप तो दिख नहीं रहा। कह रहा जिसका दिख जाए मैं उस पर फटा करूंगा। मतलब चाहे वो शिप अंग्रेजों का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो किसी का भी हो, मैं उस पर अटैक करूंगा। और ये मुझे बताइए, कुवैत क्या है? मुस्लिम कंट्री है। बहरीन क्या है? मुस्लिम कंट्री है। तो बिल्कुल। अब ये मुसलमान कंट्रियों पे क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि ये जहादी है, ये आतंकवादी है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने क्या है। नहीं तो मुसलमान कंट्रियों पे अटैक करने का मतलब क्या? आप अगर आपको, और अगर आप उनके एयरपोर्ट पे अटैक क्यों कर रहे हो? अगर आपको अमेरिका की मिलिट्री बेस टारगेट करनी है, चलो वो समझ आता है। पर सिविलियंस पे और एयरपोर्ट पे अटैक करने का मतलब क्या है? तो आप कहीं कहते हो कि बेटा अगर हम डूबेंगे सबको ले डूबेंगे सनम। अगर हमारी अर्थव्यवस्था जाएगी तो सबकी जाएगी, मेरी अकेले की नहीं जाएगी। इसका अभिप्राय तो ये निकलता है। जी। जी। सर, एक चीज और है कि हिजबुल्लाह ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया, स्वीकार कर दिया और युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध विराम की कोशिश आखिर क्यों विफल हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, कल मैं आपसे कह रहा था, मैंने कहा था कि भाई ये मुझे जो सीज फायर होता नजर नहीं आएगा, जबकि दो डेवलपमेंट है इसमें। बिल्कुल। सीज फायर में हिजबुल्लाह को नहीं, क्या देखिए, हिजबुल्लाह को लगाम पेटेंगे तो हुआ क्या? लेबनान के पार्लियामेंट का स्पीकर बात करता मार्को रूबियो से, मार्को रूबियो ने ट्रंप से बात की, ट्रंप ने बात की नेतन्याहू से। जो इजराइल के सिपाही बेरूत की तरफ जा रहे थे उनको रोका। अब यहाँ नेतन्याहू और ट्रंप की थोड़ी गहमा गहमी हो गई कि भाई आप ही ने तो अप्रूवल दिया था, आप क्यों रोक रहे हो? कह रहा नहीं यार रुको, क्योंकि कैंप डेविड एक्कॉर्ड हिल जाएगा, ठीक है, और तुम कितने युद्ध लड़ोगे एक साथ? वो भी एक लॉजिकल बात है। तो नेतन्याहू वापस आ गए। नेतन्याहू ने एक कंडीशन रखी थी, देखिए अगर हम पे रॉकेट हमारे सिविलियंस पे आते रहे तो हमारे पास हक होगा अटैक करने का, हम भैया तब रुकेंगे नहीं, ये नेतन्याहू ने कहा था। अब हुआ क्या यहाँ पे? अब कल से मैं आपके शो पे कह रहा था रॉकेट आने नहीं रुके, रुके नहीं है, वो चल रहे हैं, रॉकेट आ रहे हैं। अब हमें लगा कि जो पहले इजराइल और लेबनान का सीज फायर था वो फेल हुआ, हिजबुल्लाह से बात हुई, अब हिजबुल्लाह ने कुछ एग्रीमेंट किया, अब जब तक चलेगा तब तक चलेगा। पर हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा था। फिर खबर आती है जैसे हिजबुल्लाह वाला सीज फायर होता तो यहां पता आती है एक फोर्थ राउंड ऑफ मीटिंग। फोर्थ राउंड होना नहीं था इसराइल और लेबनान के बीच, पर अमेरिका में उसको ऑर्गेनाइज कराया है मार्को रूबियो ने। और तब ये माना गया कि भाई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, पर इस बुधवार को फिर मिलेंगे
और बुधवार तक कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होने की संभावना है, यानी कि आज रात को फिर मिलेंगे और आज रात को कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होने की संभावना। अब वहाँ ईरान और हिजबुल्लाह को पता लग गया यार फिर लेबनान और आपका इजराइल का एग्रीमेंट हो गया, हम तो फिर मतलब मामा बन गए। तो उन्होंने मिसाइलें दागनी फिर शुरू कर दी, मिसाइलें दागने की जो रेट है या जितनी मिसाइलें दाग रही थी वो बढ़ा दी। अब जब ये मिसाइलें बढ़ा दी तो नेतन्याहू ने कहा देखो जी हमने तो कहा था अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरियों पर अटैक करेगा हम जी। हिजबुल्लाह की नाल ठोक देंगे। तो फिर इसराइल ने कहा ठीक है हमारे शहरियों पर अटैक हो रहा है इसलिए ये सीज फायर खत्म, इसलिए जो आपने तजवीज़ रखी थी वो खत्म, और इससे पहले इसराइल इसको खत्म करे। हिजबुल्लाह ने खुद कहा जो हमने सीज फायर कहा था क्योंकि इसराइल बात नहीं मान रहा और इसराइल के इरादे ठीक नहीं इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। बेसिकली प्रॉब्लम ये है जैसे फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशन अनाउंस हुआ और फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशन आज होगा, ईरान और हिजबुल्लाह ये नहीं चाहता कि अमेरिका दुनिया को ये दिखाए कि ये सीज फायर लेबनान और इसराइल के बीच में, वो चाहता है कि सीज फायर हो इसराइल और हिजबुल्लाह, यानी कि इसराइल और ईरान के बीच में। हिजबुल्लाह तो ईरान का ही प्रॉक्सी है ना, आईआरजीसी का प्रॉक्सी जी। है। देखिए चेस की गेम बदल गई, इन्होंने नीचे के दाव बदल दिए। ये मिडल ईस्ट है दीपाली जी, यहाँ हर 1.5 घंटे में हालत बदलते हैं, यहाँ हर कोई खिलाड़ी है, यहाँ हर एक को मतलब अजीब सी मानसिकता है यहाँ पे। और ये हिजबुल्लाह अगर ये फोर्थ राउंड अनाउंस नहीं होता शायद सीज फायर टिक जाता, मतलब 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन कुछ तो टिक जाता। तो अब हिजबुल्लाह ने डिक्लेयर किया जी हमें कोई सीज फायर माननी नहीं है। अब नेतन्याहू हंस रहे होंगे ट्रंप पे, कह रहे हैं भाई साहब हमने तो आपको बोला था कि ना आपको मिडल ईस्ट समझ आता, ना आपको इस्लाम समझ आता, ना आपको अलतकिया समझ आता, तो काहे को इनके मुंह लग रहे हो। पर ट्रंप ने भी खैर इजिप्शियनों ने दबाव डाला तो उन्होंने भी कोशिश की, पर अब अल्टीमेटली ये हिजबुल्लाह की खूब ठुकाई पिटाई होगी। और इसराइल कह रहा है कि अब की बार मैं बेरूत को ख़त्म कर दूंगा, बेरूत को तबाह कर दूंगा। अब देखिए आज रात को मीटिंग होनी है, हो सकता है ट्रंप वहाँ कुछ जादू कर ले, फिर इसराइल को पटा ले, कुछ कर ले, बट हिजबुल्लाह ने मना कर दिया कोई सीज फायर मेरी तरफ से माननी नहीं है। जबकि मोहम्मद गिलाबाफ जो ईरान का स्पीकर है और लेबनान के स्पीकर ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था इस सीज फायर को लेकर, आज दोनों पलट गए, आज दोनों पलट गए। देखिए जी आतंकवादियों और जिहादियों से कोई अकॉर्ड, कोई एग्रीमेंट, कोई दोस्ती नहीं हो सकती। जी। अगर हम मिड को सोचें तो यही पाकिस्तान पे अप्लीकेबल होता है, ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये जितने भी जिहादी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इनसे डील, एग्रीमेंट, पैसा, मोटिवेशन कुछ काम नहीं चलती। जितना जल्दी एलिमिनेट करोगे उतना जल्दी आपका काम होगा।